हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग इफ़िशेंसी की बात करेंगे। यानी स्ट्रिंग इफ़िशेंसी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा। तो इससे पहले स्ट्रिंग इफ़िशेंसी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मेनली तौर से स्ट्रिंग इफ़िशेंसी क्या है, एक पैमाना है, एक मेजरमेंट है जिसके अंदर हम लोग अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र करते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्क लगा होता है, नंबर ऑफ डिस्क इस तरह से आपका स्ट्रिंग के अंदर कनेक्टेड होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंसुलेटर लगा हुआ होता है। तो नंबर ऑफ डिस्क जब आपस में सीरीज में स्ट्रिंग में कनेक्टेड होता है तो ईच डिस्क के क्रॉस वोल्टेज बराबर नहीं होता है। क्यों बराबर नहीं होता है? तो शंट कैपेसिटेंस की वजह से बराबर नहीं होता है। तो जब कैपेसिटेंस बराबर इक्वल यानी कि शंट कैपेसिटेंस होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच डिस्क बराबर नहीं होगा, तो जो डिस्क नज़दीक है उसके अक्रॉस वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और जो डिस्क दूर है इस पर स्ट्रेस मिनिमम होता है। तो इस इंसुलेटर जो डिस्क नज़दीक है कंडक्टर के, इसके फेलवर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी उसके ब्रेक डाउन होने का, पंक्चर होने का चांसेस बहुत अधिक होगा। और जो दूर है इसके फेलवर होने का चांसेस बहुत कम होता है। यानी सारा डिस्क प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सब इक्वल स्ट्रेंथ का बना हुआ है, सेम डिज़ाइन सेम मटेरियल का, लेकिन एक पर स्ट्रेस कम हो रहा है और एक पर स्ट्रेस जो नज़दीक वाला है उस पर ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि सही से उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो इफ़िशेंसी है और इस पूरे स्ट्रिंग की वो पुअर हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करना है। जैसे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, अगर हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, पूरे क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। अगर हमारे क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि सिर्फ फ्रंट बेंच वाले 10 बच्चे 5 बच्चे हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए और ये पढ़ने में तेज़ हो जाए, बाकी पूरा 90 बच्चे फेल हो जाए। हमको उससे मतलब नहीं है। हम क्या चाहेंगे कि जो आगे वाला बच्चा है अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, इस पर आप टेंशन ज़्यादा है, तो बाकी सारे बच्चों का भी परफॉर्मेंस बेटर हो और सब इक्वली ग्रो करें, सारे अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो पूरे क्लास की इफ़िशेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर 4 बच्चा अच्छा कर रहा है, बाकी 90-95 बच्चा का रिजल्ट ख़राब हो जा रहा है, तो पूरे क्लास की इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर भी करना हम लोग को। ये वाला इंसुलेटर अगर सिर्फ स्ट्रेस इस पर पड़ेगा, बाकी सारा यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं होगा, तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जैसे क्लास के अंदर अगर बैठा हुआ बच्चा है तो अगर मान के चलिए फ्रंट बेंच पर है तो वो टीचर से कांटेक्ट उसका ज़्यादा होता है, टीचर की निगाह उस पर ज़्यादा होती है, उसका नोट्स भी देख रहा सारा चीज़। जो पीछे बच्चा है उस पर टीचर की निगाह कम पड़ पाती है, तो वो मोबाइल देख रहा है, बात कर रहा है, तो अगर टीचर उस पर ध्यान नहीं देगा तो यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि सही स्ट्रेस उस पर के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो नज़दीक वाले बच्चे के ऊपर टीचर का जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है, पीछे वाले पर कम होता है। यानी पीछे सामने बैठा हुआ बच्चा सतर्क रहता है, पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है, टीचर का भी इंटेंशन ज़्यादा होता है, पीछे वाले पे कम होता है। लेकिन एक अच्छे क्लासरूम और अच्छे क्लासरूम की जो विशेषता वो क्या होगी कि सारे बच्चों पर इक्वली ध्यान दिया जाए और सारे बच्चों का रिजल्ट बेटर हो। तो जब सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा तो हम कहेंगे क्लास की इफिशिएंसी बेटर हो गई, इंप्रूव हो गई। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि जो कंडक्टर के नज़दीक इंसुलेटर है वो इंसुलेटर सही से उपयोग यानी इंसुलेटर के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, और जो इंसुलेटर आपका कंडक्टर से दूर है इसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ रहा है, यानी इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमको क्या करना है, इस तरह का व्यवस्था करना है कि सारा जो इंसुलेटर है वो इक्वली यूटिलाइज हो जाए, वो सारा का सारा बराबर उस पर वोल्टेज का स्ट्रेस पड़े और सारा इक्वली आपका यूटिलाइज हो, सब पर इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल होगा तो सब मिलजुल कर काम करेगा तो पूरे स्ट्रिंग की इफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग 3 मेथड अपना सकते हैं स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। उसी को हम लोग मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग इफिशिएंसी कहते हैं। यानी हम लोग इस तरह का व्यवस्था अपनाएंगे जिससे ईच इंसुलेटर के क्रॉस डिस्क के क्रॉस वोल्टेज बराबर
डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। 100% तो कभी नहीं हो सकता प्रैक्टिकल में, लेकिन मैक्सिमम इफिशिएंसी हमको मिल जाएगी। यानी पहला बेंच का बच्चा और लास्ट वाला दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसा प्रैक्टिकल में होगा नहीं, है ना। लेकिन अगर प्रयास किया जाए, टीचर कोशिश करे, बच्चे लोग भी कोऑपरेट करें, तो हो सकता है कि लगभग दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। तो हम लोग इस तरह का व्यवस्था करें कि सारे इंसुलेटर का जो डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो लगभग बराबर हो जाए, यानी इफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए 3 मेथड अपनाते हैं। एक को बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म कहते हैं, दूसरे को बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर और तीसरे को बाय यूजिंग गॉर्डरिंग। यानी 3 मेथड की सहायता से हम लोग इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जिसमें पहला जो मेथड है बहुत आसान, अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी समझ में आ गई और ये बेसिक चीजें समझ में आ गई तो ये तीनों मेथड बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया। तो एक एक करके सबको देख लिए। पहला लिखा हुआ बाय यूजिंग द लॉन्गर क्रॉस आर्म, यानी हमको क्या करना होगा, आपने पोल देखा है, टावर देखा है, तो इसके ऊपर क्रॉस आर्म लगा होता है और यहाँ पर इंसुलेटर लगा होता। तो पहला कह रहा है कि लॉन्गर क्रॉस आर्म, यानी क्रॉस आर्म को लंबा यूज कीजिए। लंबा यूज कीजिएगा तो इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बस छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर है। तो जब लॉन्गर क्रॉस आर्म हम यूज करेंगे, तो लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, ये शंट कैपेसिटेंस जो बन रहा है, जिसको हम C1 से सूचित करते हैं, ये शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों घट जाएगी, अच्छा इससे पहले हम लोग पढ़ा कि जो मेनली तरह से अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इससे शंट कैपेसिटेंस की वजह से होता है। अगर केवल आपका क्या रहता है, सीरीज कैपेसिटेंस, तो करंट इक्वली जाता, सब में स्ट्रिंग में इक्वल करंट जाता। जब करंट इक्वल तो वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क भी क्या होता है, इक्वल होता। लेकिन शंट कैपेसिटेंस होने की वजह से क्या होता है, करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी इसके वजह से वोल्टेज भी, जो वोल्टेज ड्रॉप इस डिस्क होगा, ईच डिस्क वो बराबर नहीं होगा। अगर एग्जांपल में हम लोग पहले भी देखा था, अगर यहाँ से 10 एम्पेयर देखा है, 10 एम्पेयर, यहाँ से 2 एम्पेयर चला गया तो 8 एम्पेयर यहाँ बचा, यहाँ पर 2 एम्पेयर चला गया तो 6 एम्पेयर बचा, यहाँ पर 2 एम्पेयर चला गया तो 4 एम्पेयर। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर मान के चलिए ईच डिस्क का प्रतिरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 ओम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 16 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वोल्ट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर 16, 12, 8 वोल्ट, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये शंट कैपेसिटेंस नहीं होता, और अगर शंट कैपेसिटेंस नहीं होता तो ईच डिस्क के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम होती है। ये करंट हम बहुत ज्यादा एग्जांपल में ले रहे हैं, हालांकि इतना करंट नहीं होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम होता है। तो अगर मान ले रहे हम आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसानी से, 10 एम्पेयर यहाँ पर तो सारा सीरीज में, यहाँ पर भी 10 एम्पेयर, यहाँ पर भी 10 एम्पेयर, यहाँ पर भी 10 एम्पेयर, 2 ओम अगर प्रतिरोध, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी ईच डिस्क के क्रॉस 20 वोल्ट आपका अपेयर होगा, वोल्टेज इक्वल होगा। लेकिन शंट लगा देने से डिस्क बराबर नहीं होता है, यानी वोल्टेज बराबर नहीं होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम रिड्यूस कर दें, यानी कैपेसिटिव करंट को रिड्यूस कर दें, चार्जिंग करंट को, सारा का सारा करंट इसी के अक्रॉस फ्लो हो, तो उस समय क्या होगा, आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करेंगे। लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करेंगे तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, तो आपने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स के अंदर, 9th के अंदर, जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाती है। तो यदि कैपेसिटेंस हम घटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा कैसे, तो लॉन्गर क्रॉस आर्म से। लॉन्गर क्रॉस आर्म की वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी। और कैपेसिटेंस जब घट जाएगा तो यहाँ पर जो चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है, ये चार्जिंग करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। यानी मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो होगा, सीधे वाले यानी सेल्फ कैपेसिटेंस से। और सेल्फ कैपेसिटेंस से जब करंट पास होगा तो ईच डिस्क के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। या इसी चीज को हम लोग के टर्म में भी समझ सकते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ा था, के की वैल्यू यदि हायर होती है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्ट्रिंग इफिशिएंसी पुअर होती है। तो के की वैल्यू कब आपकी, के की वैल्यू अधिक कब होगी, जब आपका शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक होती है। क्योंकि के किसका रेशियो होता है, शंट कैपेसिटेंस और
सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। तो यदि हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक होगी तो के की वैल्यू भी अधिक होगी, और के अधिक है तो आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा और इफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम के को घटाना चाह रहे हैं, तो के को घटाने के लिए क्या करना होगा, शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना होगा। शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कम यानी के की वैल्यू कम, के की वैल्यू कम यानी अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, इक्वली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इक्वली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी आपकी इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। और शंट कैपेसिटेंस को कम करने के लिए क्या करना होगा, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करना होगा। लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज कीजिएगा तो डी यानी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी, यानी शंट कैपेसिटेंस लगभग इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका यानी प्रभाव बहुत कम होगा, और इसका प्रभाव बहुत कम होगा तो आपका मैक्सिमम करंट क्या होगा, सेल्फ से आपका फ्लो होगा। सेल्फ से जब फ्लो होगा तो क्या होगा, वोल्टेज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पहला मेथड बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। तो ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो डिस्क लगा हुआ है, ये डिस्क हम लोग बराबर बराबर नहीं लेंगे, अनइक्वल साइज का डिस्क लेंगे, और डिस्क इस तरह से लेंगे कि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, जो ऊपर वाला डिस्क है, चूंकि वोल्टेज क्या है, सी आपका होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्यू बाई वी का मतलब क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वोल्टेज घटा दें तो क्या करना होगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला डिस्क है इसके क्रॉस वोल्टेज पहले ज़्यादा अपेयर हो रहा है, जब शंट कैपेसिटेंस बनता है तब, तो हम लोग क्या करेंगे, शंट कैपेसिटेंस के कारण आपका इस डिस्क के क्रॉस यानी जो V3 की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस की वजह से। तो हम शंट कैपेसिटेंस को कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाला पहले जैसे था उसी तरह कर रहे हैं, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज नहीं करेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो पहले जैसे था उसी तरह रहने दिया, क्रॉस आर्म हो रहा। तो यहाँ पर जब शंट कैपेसिटेंस बनता है तो नज़दीक वाला जो डिस्क होता है कंडक्टर के, इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा अपेयर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर का जो डिस्क है, डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो जब इस डिस्क के अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे इस तरह। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा देंगे, तो डिस्क का डायमेंशन चेंज करके, इस तरह का डिस्क का डायमेंशन हम कर देंगे, साइज इस तरह कर लेंगे कि यहाँ पर क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक हो। कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक होगी तो यहाँ पर वोल्टेज कम होगा। उससे ऊपर वाला बीच वाला है उसमें थोड़ा सा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, और ऊपर वाला है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का वोल्टेज जो पहले मैक्सिमम हो रहा था वो घट जाएगा, यहाँ पर कम हो रहा था तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें सबसे कम हो रहा था तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह करने से क्या होगा, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस यहाँ पर रखेंगे, उससे कम यहाँ पर, और सबसे कम यहाँ पर, या उल्टा बोल सकते हैं मिनिमम कैपेसिटेंस टॉप पर रखेंगे, उससे अधिक यहाँ पर रखेंगे, और सबसे मैक्सिमम यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से साइज लेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ जाए और इस तरह का कैपेसिटेंस बढ़े कि वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये सेकंड मेथड है। दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, लेकिन प्रैक्टिकल में ये मेथड अपनाया नहीं जाता। क्यों अपनाया नहीं जाता, कि अलग अलग डिस्क लेना, सबको आपस में इस तरह से कनेक्ट करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई गया बेचारा ITI वाला, ये टेक्नीशियन, उसको तो उतना आइडिया नहीं है, डिस्क जिसका कैपेसिटेंस अधिक था उसको ऊपर लगा दिया, जिसका कैपेसिटेंस कम था उसको इधर लगा दिया, और उल्टा हो जाएगा फिर। तो डिस्क का आपका डिस्क का सही सिलेक्शन करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपस में हम लोग डिस्क कनेक्शन इस तरह से करना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाए, नीचे वाले का मैक्सिमम रहे, उससे कम यहाँ पर और सबसे कम यहाँ पर रहे, ताकि वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड जो है, ये तीसरा मेथड आपका बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ये गार्ड रिंग क्या है, या तीसरा जो आपका मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि तीनों मेथड
यानी दो मेथड की तुलना में ये तीसरा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड होता है और प्रैक्टिकल हम लोग इसी मेथड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन का साइज़ लेना ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है। साइज़ अलग अलग लीजिएगा, लगाने में ऊपर नीचे हो गया तो और उल्टा काम हो जाएगा। दूसरा, लॉन्गर क्रॉस आर्म कीजिएगा तो क्रॉस आर्म को लंबा कीजिएगा तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है, जितना लंबा कीजिएगा पैसा बढ़ेगा। इसके अलावा आपका जो टावर है वो भी अनबैलेंस हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्रॉस आर्म को भी बहुत लंबा नहीं कर सकते। इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू लॉन्गर क्रॉस आर्म करके हम लोग के की वैल्यू को घटाएंगे, लेकिन कितना घटा सकते हैं तो मिनिमम 0.1 तक कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। यानी के की वैल्यू 0 हो जाए ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। बढ़ाएंगे तो मिनिमम कितना तक कर सकते हैं, 0.1 तक कर सकते हैं। जो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है वो ये तीसरा मेथड बाय यूजिंग गार्ड रिंग। तो इसके अंदर क्या करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। क्या काम है कि एक जो कंडक्टर है इससे एक रिंग ले लेना है, या एक आप सिंपल कंडक्टर ले लीजिए थोड़ा सा तिरछा टाइप का। तो यहाँ पर इस तरह का कंडक्टर यदि आप लगा देते हैं, और ये कंडक्टर कहाँ से लगाएंगे, इसी को रिंग कहा जा रहा है। ये जो आप रेड कलर से हमने देखा ये रिंग है, कहाँ पर इसको लगा दिया है, कंडक्टर के साथ लगा दिया। तो कंडक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है एक रिंग को, और इस रिंग की वजह से एक नया कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, और यही कैपेसिटर क्या करेगा, जो शंट कैपेसिटर था इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक नया कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग क्या करें, एक रिंग लगा दे रहे हैं, और इस रिंग की वजह से शंट कैपेसिटेंस न्यूट्रलाइज होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर है, कंडक्टर के अलावा आपने रिंग ले लिया है, कोई भी मेटल का ले लीजिए, लोहा का, स्टील का, कॉपर का, किसी भी चीज़ का एक आप रिंग ले लिया। अब इस रिंग को लगाने से क्या होगा, एक और कैपेसिटर बनेगा। अब तक दो कैपेसिटर की बात किया था, एक सेल्फ कैपेसिटर बन रहा था जहां पर दो कंडक्टिंग प्लेट, बीच में जो इंसुलेटिंग डिस्क था वो कैपेसिटर की तरह काम कर रहा था। तो ये डिस्क आपका था यहाँ पर, और डिस्क की वजह से कैपेसिटेंस बन रहा था, सेल्फ कैपेसिटेंस जिसको कह रहे थे, और एक शंट कैपेसिटेंस बन रहा था जहां पर एक मेटालिक पार्ट और दूसरा टावर, बीच में एयर आपका इंसुलेशन की तरह, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम कर रहा था, जिसको शंट कैपेसिटेंस कह रहे थे। इसको हम C1 से सूचित करते हैं। दो कैपेसिटर की बात किया था। तीसरा, एक और कैपेसिटर बनाने के लिए एक रिंग लगा दिया है, और इस रिंग की वजह से एक और कैपेसिटर बनेगा जिसको हम लोग लाइन कैपेसिटर कहेंगे। ये लाइन कैपेसिटर क्यों कहेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंडक्टर से ये वाला कनेक्टेड है, और आपको मालूम है कहीं पर भी दो कंडक्टर और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, अब इसको डायरेक्ट कहीं से कनेक्ट नहीं कर देंगे, अब जाके पोल से कनेक्ट किया तो मेन करंट फ्लो होने लगेगा। अभी जो हम करंट दिखा रहे हैं ये चार्जिंग करंट है, यानी ओपन सर्किट है, लेकिन ओपन सर्किट के अंदर भी कैपेसिटर फॉर्म होने की वजह से कुछ मिनिमम करंट फ्लो होगा, जिसको चार्जिंग करंट कहेंगे। कैपेसिटर कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये कंडक्टर और यहाँ पर मेटेलिक पार्ट है, तो और बीच में क्या है, एयर है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बना, सिमिलरली यहाँ पर भी मेटल और यहाँ पर मेटेलिक पार्ट, दो डिस्क के बीच में, तो एक और कैपेसिटर बना। तो अब ध्यान से देखिए आप कि ये जो लाइन कैपेसिटर है जिसको हम C2 से सूचित कर रहे हैं, C से किसको सूचित कर रहे हैं, सेल्फ को, शंट कैपेसिटेंस को C1 से सूचित करेंगे, और जो लाइन कैपेसिटेंस होगा इसको C2 से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो करंट जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान के चलते हैं I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर कहाँ से जाएगा, तो 10 एम्पियर जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर मान के चलिए चार्जिंग करंट जो I2 आपका है, यहाँ पर I1 मानते हैं, ये I2 चार्जिंग करंट शंट कैपेसिटर के क्रॉस I1 के क्रॉस मान के चलिए 2 एम्पियर गया। तो ऊपर में कितना, पहला वाला जो केस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, करंट की वैल्यू घट रही थी, लेकिन यहाँ पर घटेगा नहीं, मान के चलिए 2 एम्पियर गया, तो ऊपर में कितना हो गया, यहाँ पर 8 एम्पियर बचना चाहिए, 2 एम्पियर इधर चला गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन सा करंट हम दिखा रहे हैं, जो शंट के क्रॉस करंट होगा इसको I1 डैश कहेंगे, और I1 डैश की करंट की वैल्यू मान के चलते हैं सेम रखेंगे, यानी यहाँ पर जो शंट कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पर जितनी करंट होगी उतना ही करंट यहाँ पर भी हमको प्रोड्यूस करना, इस तरह का व्यवस्था करना है। तो 2 एम्पियर इधर चला गया, तो 2 एम्पियर हम क्या करेंगे, इधर से आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर 10 एम्पेयर चला था, 2 एम्पेयर बाएं साइड लेफ्ट साइड चला गया तो 2 एम्पेयर ऐड हो गया और बाकी रिमेनिंग अब 8 एम्पेयर नहीं बचेगा, बाकी कितना बचेगा, 10 एम्पेयर ही बचेगा। फिर ऊपर गया 2 एम्पेयर लेफ्ट साइड चला गया तो फिर 2 एम्पेयर ऐड हो गया और बचा यहाँ पर कितना, 10 एम्पेयर। यानी 10 एम्पेयर चला था तो पहले डिस्क के क्रॉस भी 10 एम्पेयर, दूसरे के क्रॉस भी, तीसरे के क्रॉस भी। जब करंट इक्वल और आपका रिएक्टेंस इक्वल तो आपका क्या होगा, मान के चलते हैं 2 रिएक्टेंस था तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी 20 वोल्ट यहाँ पर भी, 20 वोल्ट यहाँ पर भी, 20 वोल्ट यहाँ पर भी, यानी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इफ़िशियंसी आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। और यही मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड होता है और प्रैक्टिकल इसी मेथड को उपयोग करते हैं। आप अब इससे क्या करेंगे, जब ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि जहाँ पर डिस्क लगा होगा, इस डिस्क के क्रॉस जहाँ पर कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर के क्रॉस छोटा सा रिंग बना होगा। इतना लंबा टाइप का रिंग देखने में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन छोटा सा रिंग होगा और वही रिंग क्या कहता है, आपका गॉड रिंग कहलाता है। और उसकी वजह से ये लाइन कैपेसिटेंस बनेगा और ये लाइन कैपेसिटेंस न्यूट्रलाइज करेगा शंट कैपेसिटेंस को और आपका रिजल्टेंट जो करंट है ईच डिस्क के क्रॉस सेल्फ कैपेसिटेंस के क्रॉस वो सेम होगा और करंट की वैल्यू सेम तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम, यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क सेम और इफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। ये मेथड ही हम लोग अपनाते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग इफिशिएंसी किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा पूरी तरह से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारे नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।